हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डी ट्रिपल एस बी 2026 के लिए जो हमारा जनरल पेपर वाला सेक्शन होता है। आप सभी जानते हैं कि डी ट्रिपल एस बी के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें एक जो सेक्शन है वो आपका जनरल पेपर का पूछा जाता है और दूसरा सेक्शन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक का होता है। जैसे आप टीजीटी पीजीटी या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका एक सेक्शन यानी कि 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके जनरल पेपर के होते हैं और 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 2026 की तैयारी के लिए हमने ये सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम अभी हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर एक मिनी जनरल पेपर का जो मिनी प्रैक्टिस सेट का हम यहाँ पर इसको नाम दे रहे हैं, जिसमें टोटल हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस पांचों सब्जेक्ट आपके यहाँ पर हमने रखे हैं। ठीक है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी और जनरल स्टडीज़ के भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर 5 होने वाले हैं। अभी ये आपका मिनी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम इन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्रीज़ कर देंगे। जब पेपर आपका पास में आएगा तो फिर पूरा ही यहाँ पर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर देंगे। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो ये मिनी प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रैक्टिस सेट 2026 की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले रीजनिंग के हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, 5 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 7 boxes L, M, N, O, Q, R and V are kept one over the other but not necessarily in the same order. Box M is kept third from the top. Only 2 boxes are kept between box M and box R. Only 1 box is kept between box O and box N. Box O is kept above box N. Box L is kept immediately above box V. Which box is kept exactly between box M and box O? हिंदी वाले भी हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने दिया है कि हमारे पास कितने 7 बक्से हैं, 7 बॉक्सेस हैं। अब कंडीशंस यहाँ पर पढ़ना हम शुरू करते हैं। बक्सा एम ऊपर से तीसरे स्थान पर है, यानी बॉक्स एम जो है वो ऊपर से तीसरे स्थान पर है। तो हम पहले यहाँ पर क्योंकि 7 है तो 7 मार्क कर लेते हैं, 1 2। अब तीसरे पे एम है तो हम यहाँ पर एम लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर से तीसरे पर है तो इसका मतलब ऊपर अब नहीं हो सकता है, जो भी होगा वो नीचे ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम बाकी के भी नीचे ही बना देते हैं। तो 1 2 3 4, तो इस तरह से हमारे 7 बॉक्सेस हो गए हैं। एम की पोजीशन को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि वो ऊपर से थर्ड है। अब दूसरा यहाँ पर क्या कहता है, एम ऊपर से तीसरे स्थान पर है। बक्स से एम और आर के बीच केवल 2 बॉक्सेस हैं। एम और आर के बीच में केवल 2 बॉक्सेस है। तो अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम आर को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं या यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एम का जो नंबर है वो ऊपर से तीसरा है, तो इसलिए हम ऊपर अब एक भी बॉक्स नहीं रख सकते। इसलिए आर हमको नीचे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आर हम नीचे रखते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एम और आर के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो 2 बॉक्सेस हमारे ये यहाँ पर हो जाते हैं। अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दी गई है, बॉक्स ओ और बॉक्स एन के बीच में केवल एक बॉक्स है। बॉक्स ओ और एन के बीच में केवल एक बॉक्स रखा हुआ है। तो अब इसमें यहाँ पर 2 कंडीशंस हमारी बन सकती हैं। क्या? देखो, या तो एन ऊपर होगा, ओ नीचे होगा, इनके बीच में एक होगा, या फिर ओ ऊपर होगा, एन नीचे होगा और इसके बीच में एक होगा। अब आगे देखते हैं कि क्या कौन सी कंडीशन यहाँ पर हमारी फिट बैठती है। इसने कहा है बॉक्स ओ और एन के बीच में केवल एक बॉक्स रखा है। बॉक्स ओ बॉक्स एन के ऊपर है। ठीक है, तो बॉक्स ओ जो है वो एन के ऊपर है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ये हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और ये वाली कंडीशन को लेकर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ओ जो बॉक्स है वो एन से ऊपर है। ठीक है, तो अब हम इनको कहाँ पर रख सकते हैं, इनको एडजस्ट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी और देखते हैं कि आगे कंडीशन हमारी क्या दी गई है। बॉक्स एल बॉक्स वी के ठीक ऊपर रखा है, यानी बॉक्स एल जो है वी के ऊपर रखा है, यानी एल वी ऐसे हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो अब देखिए, अगर हम ओ और एन को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें ओ और एन के बीच में एक बॉक्स चाहिए, तो हमें ये नीचे ही रखना पड़ेगा। तो नीचे हम कैसे रख सकते हैं इसको? नीचे रखने की अब एक ही मात्र पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बची है कि हम ओ को यहाँ पर रख दें और एन को यहाँ पर रख दें। ठीक है, और इनके बीच में एक बॉक्स हमारा आर हो जाता है। अब ऊपर क्योंकि ये एल और वी जो हैं ये आपके एक साथ आने हैं, तो हम एल को यहाँ पे रख देते हैं और वी को यहाँ पर रख देते हैं। अब एक बॉक्स आपका बचा है, तो जो बचा है उसको अब हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखते हैं हमारा कौन सा बचा है। एल आ गया, एम एन ओ, अच्छा क्यू बचा है, तो क्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। इस तरह से अब जो हमारा
पूरा जो पोजीशन है सबकी वहाँ पर यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो चलिए फालतू चीज़ को यहाँ पर हटा देते हैं और जो हमारे काम की है बस उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा पूरा सारे बॉक्स की पोजीशन हमने यहाँ पर रख दिया। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। कौन सा बॉक्स एम और ओ के ठीक बीच में रखा है? तो एम और ओ के ठीक बीच में क्या है आपका? क्यू हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा? फोर्थ। क्यू आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो जो कंडीशन दी हुई है उनको लेकर हम चलते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो ये आपका सप्ताह के अलग अलग दिन है। अच्छा, इसमें भी आपको बताना है बिल्कुल ऊपर के जैसा ही, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। इंग्लिश हिंदी वाले सब अपने पढ़ लेना भाई, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो फिर वो टाइम ही वेस्ट होता है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ के इसको सीधा सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यू वी डब्ल्यू एक्स पी आर और पी क्यू और आर हैं सप्ताह के, मतलब वीक के अलग अलग डेज में इनकी परीक्षा होती है। यह परीक्षा सोमवार से शुरू होती है और रविवार को समाप्त होती है, यानी कि मंडे से शुरू होती है और आपकी सैटरडे को ये एंड हो जाती है। तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं आपका मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब देखते हैं कि अब इसने क्या कंडीशंस यहाँ पर दी है। क्योंकि परीक्षा गुरुवार को है तो गुरुवार कहते हैं थर्सडे को। ठीक है, क्योंकि परीक्षा कब है आपकी? थर्सडे को है, तो क्योंकि परीक्षा थर्सडे को हो गई। उसके बाद पी की परीक्षा यू के बाद और वी से पहले है। पी की जो परीक्षा है वो वी से पहले है लेकिन यू के बाद है, तो यानी कि यू कहीं ऊपर होगा, फिर बीच में पी होगा और नीचे वी होगा। इस तरह से ये परीक्षा होनी है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर इन्होंने क्या दी है, मतलब बीच में किसी एक दिन है, तो हम यहाँ पर इसको नहीं रख सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा है कि इनके बीच में एक दिन है या 2 दिन है, ये हमें अभी पता नहीं है। अगली कंडीशन है कि आर की परीक्षा डब्ल्यू के बाद है और एक्स से पहले किसी एक दिन है, तो यहाँ पर भी हम ये नहीं कह सकते कि तुरंत बाद है। तो यहाँ पर एक और कंडीशन हमारी क्या बनेगी कि आर की जो परीक्षा यानी आर डब्ल्यू और एक्स के बीच में कहीं ना कहीं हमारा आने वाला है। तो डब्ल्यू और एक्स के बीच में कहीं पर आर आएगा, हमें नहीं पता कि एकदम बाद में आएगा या एकदम पहले आएगा, 2-3 भी इसमें बीच में हो सकते हैं। ये हमें यहाँ पर कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। उसके बाद आता है किसी एक दिन। डब्ल्यू की परीक्षा क्यू के बाद वाले दिनों में से किसी एक दिन में है। डब्ल्यू की जो परीक्षा है, अब डब्ल्यू हमारा कहाँ पर है? डब्ल्यू हमारा यहाँ पर है, तो डब्ल्यू की परीक्षा क्यू के बाद है, तो क्यू हमारा थर्सडे को है। थर्सडे के बाद हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से अब इसको आपको देखना है कि क्यू के बाद डब्ल्यू है, मतलब डब्ल्यू की परीक्षा क्यू के किसी दिन एक बाद है। तो देखिए डब्ल्यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो डब्ल्यू के बाद किसी की परीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन हमारी कंडीशन ये दी हुई है कि जो आर की परीक्षा है, ये देखिए ये वाली जो कंडीशन है कि आर की परीक्षा डब्ल्यू के बाद है और एक्स से पहले है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन हमें हमारा एडजस्ट हो सकता है कि डब्ल्यू की जो परीक्षा है उसको हम, ये देखिए, उसको हम फ्राइडे को करें और जो एक्स की परीक्षा है उसको संडे को करें, और क्योंकि बीच में आर की परीक्षा है तो आर की परीक्षा आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आर का जो एग्ज़ाम है वो सैटरडे को हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये एडजस्ट हो चुके हैं। अब ऊपर के 3 बचे हैं। ऊपर के 3 हमारे पास क्या बचे हैं? यू, पी और वी। ठीक है, तो अब 3 ही दिन बचे हैं, तो इनको हमें यहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा। यू, क्योंकि पी की परीक्षा यू के बाद है और वी से पहले है, तो पी भी हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा सबकी जो एग्ज़ाम है उसके यहाँ पर डेज हमको पता चल चुके हैं। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसका हम यहाँ पर आंसर दे देंगे। इसने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल हैव एन एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड पी। आर और पी के बीच में कितने लोगों का एग्ज़ाम है? तो आर का सैटरडे में है और पी का आपका ट्यूसडे में है, तो इनके बीच में कितने हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, तो 3 लोगों की जो परीक्षा है वो आपकी पी और आर के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो कंडीशंस दी हुई हैं क्वेश्चन में बस उनको पढ़ते हुए चलना है और हमें अपना क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ये समझ लीजिए कि हलवा क्वेश्चन होते हैं और इनको किसी भी सूरत में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दी गई है। ये इक्वेशन आपके सामने है, इसमें ABCD लिखी है और ABCD का मतलब क्या है वो आपका इस स्टेटमेंट में यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करें कि ABCD की जगह जो इन्होंने
दिया है उसको रिप्लेस कर लें। जैसे 40 है यहाँ पर, 40 के बाद ए आ रहा है, तो ए का मतलब इन्होंने क्या दिया है उसको यहाँ पर फटाफट से लिख लें। ए का मतलब इन्होंने बताया है डिवाइड, ठीक है, तो 40 डिवाइड 4। बी का मतलब इन्होंने दिया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई। सी का मतलब इन्होंने दिया है एडिशन, और डी का मतलब दिया है सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पर आपको बोर्ड मास का यूज़ करना होगा, ठीक है। बोर्ड मास का यूज़ करके ही आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास में यहाँ पर क्योंकि डिवीजन है सबसे पहले, तो आप डिवाइड करेंगे, तो 40 डिवाइड बाई 4 आपका 10 आ जाएगा। 10 इंटू 14 प्लस 28 माइनस 14, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, 140 हो जाएगा, और 140 माइनस 14, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 1 मिनट, 140 प्लस 14 आएगा, सॉरी, क्योंकि 28 में से आप 14 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, तो 154 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ बताना है, एक सीरीज चल रही है, तो सीरीज का जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ क्या आएगा, लास्ट वाला आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इनमें हमें पैटर्न फाइंड करना है कि क्या पैटर्न हमारा चल रहा है। देखिए, वी से आया ओ, ओ से एच, एच से ए से टी, और टी से फिर क्या आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। तो वी होता है आपका 22, ओ होता है आपका 15, एच होता है आपका 8, ए होता है 1, और टी होता है 20। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो 22 से 15 यानी कि माइनस कितना हुआ है, 7 हुआ है, और यहाँ पर भी -7 हुआ है, यहाँ पर भी -7, और यहाँ पर भी -7 हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी -7 ही होगा। तो 20 में से 7 अगर जाएंगे तो हमारा ये 13 यहाँ पर आता है, और 13 होता है हमारा m, ठीक है। तो m किस में है वो हमारा आंसर होगा, और जिसमें m नहीं है इसका मतलब वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा एक ऑप्शन जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है। इससे पहले अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस में ये देख लें कि नंबर से अगर हमारा आंसर आ जाए, तो हम सबसे पहले नंबर को देखते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखिए सारे ऑप्शन में 83 है, तो नंबर से हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, और नंबर फाइंड करके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सब में 83 है, तो इसको फाइंड करके आप टाइम ही वेस्ट करेंगे, इसलिए मैंने नंबर पहले फाइंड नहीं किया है। तो पहला हमारा आ गया। अब दूसरा देखते हैं, वाई से आर आया, आर से के आया, के से डी, और डी से फिर डब्ल्यू आया। उसके बाद क्या आता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो वाई होता है आपका 25, वाई होता है आपका 25, 1 मिनट रुकिए आप, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा क्या आएगा, एम आएगा सबसे पहले। वाई होता है हमारा 25, उसके बाद ओ है, तो ओ होता है 15, नहीं आर आएगा क्योंकि आर है। वाई से आर, आर होता है 18, उसके बाद के होता है 11, डी होता है 4, डब्ल्यू होता है 23। अब यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए 25 से 8 आया, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 1 मिनट, ये 18 है, 8 नहीं है, हाँ ये 18 है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 18 और 25 के बीच में कितना गैप है, तो आपका यहाँ पर भी 7 का गैप है, यानी अभी यहाँ भी -7 है, यहाँ भी -7 है, यहाँ भी -7 है, और यहाँ भी -7 ही होना चाहिए। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, 23 में से हम 7 माइनस अगर करते हैं तो हमारा 16 यहाँ पर आ जाएगा, और 16 होता है हमारा पी। तो एम के बाद आ जाएगा हमारा क्या, पी। अब देखिए एम के बाद पी किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा एक और ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। अब आंसर हमारा या तो ए होगा, या तो मतलब या तो पहला वाला होगा, या तो तीसरा वाला होगा, लेकिन यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है, तो हमें लास्ट वाला भी फिर देखना होगा। तो बी से यू आया, यू से एन आया, एन से जी, जी से जेड। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 7 का ही डिफरेंस है। तो जेड के बाद अगर हम -7 करते हैं, जेड होता है आपका 26, तो ये आपका 19 पे पहुँचेगा, और 19 आपका होता है हमारा एस। तो एम पी एस 83 जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एम पी एस जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें करना होता है, ठीक है। देखिए नंबर हम तभी देखेंगे अगर यहाँ पर चारों नंबर ये अलग अलग होते, जैसे 83 दिया है, तो फिर हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ नंबर से ही हम आंसर यहाँ पर निकाल सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नंबर सेम है, तो फिर नंबर में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें आपको बताना है कि 3 एक जैसे हैं, मतलब ऑड वन आउट फाइंड करना है, ठीक है। 3 एक जैसे होंगे, तीन में कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, लेकिन फोर्थ में वो फॉलो नहीं होगा। तो देखो एम से आई, ओ से के, अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना कितना डिफरेंस है, एम और आई के बीच में कितना डिफरेंस है,
आई आपका 9 होता है, एम 13 होता है, तो 4 का डिफरेंस है। ओ से के अगर हम देखें तो के 11 होता है, ओ 15 होता है, तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। ई ए में भी 4 का है, सी जी में भी 4 का है क्योंकि 3 और 7 होता है। आर और वी, आर आपका 18 होता है, वी 22, यहाँ भी 4 है। एक्स और टी में अगर हम देखें तो टी आपका 20 है और एक्स आपका 24 है, यहाँ भी 4 का है। तो ये देखिए ये तीन तो हमें सेम मिल ही गए हैं। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। तो चलिए देखते हैं डी और एक्स। डी और एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स से मतलब एक्स से अगर हम आगे चलते हैं तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो यहाँ पर देखिए 6 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। और एच और एफ में अगर हम देखें तो एफ जी एच, यहाँ पर सिर्फ 2 का डिफरेंस है। तो इनमें दोनों में ही अलग अलग डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जबकि बाकी तीन में हमें सब जगह पर 4 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो ऑड वन आउट है वो आपका 4th ही होगा, और इस तरह से आपका जो आंसर है वो भी यहाँ पर 4 वाला ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से रीजनिंग के हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन है आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ पर देखिए एवरेज ऑफ द फर्स्ट 69 इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, प्रथम 69 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप पूरे ट्रेडिशनल मेथड से इसको करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट 69 इवन नेचुरल नंबर की अगर आप बात करेंगे तो आपको 2 से चलना पड़ेगा। 2, 4, 6, 8 इस तरह से आप कहाँ तक जाएंगे, 138 तक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपके 69 इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, देखिए मैं इन सब में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। मैं अगर इन सब में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 1, 2, 3 से लेकर के ये आपका 69 तक पहुँच जाएगा। अब ये पूछा है, इनका औसत पूछा है। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी याद है तो देखिए 2 तो हमारा कॉमन है, इन सबको सम करके और हमें डिवाइड कर देना है इनके नंबर्स से। तो सम क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब ये एन नेचुरल नंबर बन गए हैं 1 से लेके और 69 तक। तो एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2, ये सम का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला बताना है, तो एवरेज के लिए हम जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, यानी n से डिवाइड कर देंगे। तो n से n खत्म हो जाएगा, 2 से 2, ये 2 वो है जो हमने कॉमन लेके चल रहे थे, ये 2, 4, 6, 8 में से। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो n+1 हो जाएगा। ठीक है, n+1, तो n हमारा कितना है यहाँ पर 69 है, तो आंसर इसका 70 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये एज ए फॉर्मूला ही याद रखना है। क्या याद रखना है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी एवरेज ऑफ फर्स्ट n में आप कुछ भी हो सकता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, तो आपको बस 1 प्लस कर देना है जितना भी दिया हुआ है, जितने का भी पूछा है। 69 पूछा है 70 हो जाएगा, 99 पूछा है 100 हो जाएगा, 10 पूछा है 11 हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए है ये इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत की बात। औसत का जो फॉर्मूला है वो n+1 हो जाएगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले और बता देता हूँ इसी के साथ। अगर आपसे पूछता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर की अगर बात करें, ठीक है, बस इवन की जगह यहाँ पर ऑड आपको रिप्लेस करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए सम का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपसे पूछे कोई कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होता है आपका n²। क्या होता है, n² होता है। ये जैसे आपसे पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर इवन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो वो आपका 8² हो जाएगा, 8 8 जा 64। ठीक है, लेकिन यहाँ पर औसत पूछा है, एवरेज पूछा है, तो आपको इसको n से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो n से जैसे डिवाइड करेंगे तो n से n एक कट जाएगा और आंसर आपका n ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका और बन जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो उसका आंसर आपका सीधा सीधा n हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताऊँ कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम नहीं सॉरी एवरेज ऑफ, यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये इवन नेचुरल नंबर की बात आ गई, ये ऑड नेचुरल नंबर के एवरेज की बात आ गई। अगर इवन ऑड ना बोल के सिंपल बोलता है आपसे, तब आपको क्या करना है, तो एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्यों होगा, जो मैंने अभी पीछे आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है n+1/2, यहाँ से जो निकल के आया। ठीक है, तो ये क्योंकि ये 2 तो हमने इसमें से कॉमन लेके
काटा था, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होगा जब हम सिंपली n नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। तो n+1/2, देखिए मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ, n+1/2 ये तो हो गया सम का फॉर्मूला, और एवरेज के लिए हम n से डिवाइड कर देंगे तो n से n यहाँ पर कट जाता है, और n+1/2 ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द FDI इन रुपीज़, मतलब करोड़ में बताना है, 2004 एंड 2002। 2002 और 2004 के जो FDI है उसका अंतर क्या है, उसका डिफरेंस क्या है। तो 2004 वाला आपका ये है और 2002 में आपका ये है। तो डिफरेंस बताना है आपको, सीधा सीधा इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 21.17 से 6.8 को अगर आप माइनस करते हैं, 6.8, बहुत से लोगों को ये पॉइंट वाले सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो देख लीजिए कैसे करना है। 6.8 है तो जितने इसमें 2 हैं तो इसमें भी एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए, तो 7 का आपका 7 यहीं रहेगा। ठीक है, देखिए 7 वैसे तो एक में ही आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 पॉइंट कितना आंसर आ जाएगा, 14.37। तो यही आपका आंसर है, आपको सारा करने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। देखिए 1 में से 8 नहीं जा सकता तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएंगे तो आपका 3 बचेगा, यहाँ पर 1 था तो 0 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 2 से 1 बच जाएगा, तो 14.37 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, विच नंबर शुड रिप्लेस बोथ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जानी है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसने देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दिया है। अब बताना है कि इनके स्थान पर हम क्या रखें कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाए। तो इसको निकालने का सीधा सीधा तरीका है, अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो ऐसे कर लेंगे। देखिए आपको पता ही होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अगर मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर x रख लेता हूँ तो ये इधर आके x स्क्वायर होगा, और ये आपका 74 इंटू 666 हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और अब मुझे ऑप्शन पर नज़र दौड़ानी है कि क्या ऑप्शन मेरा पॉइंट में तो नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर पूरा पूरा इंटीजर दिया हुआ है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि यहाँ पर भी स्क्वायर ही बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा जितने भी नंबर्स बनेंगे। तो 74 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 37। अब डेफिनेटली इसमें भी एक बार 37 आएगा ही आएगा, ये मुझे सोच लेना है, ये मुझे अंदर ही अंदर गैस कर लेना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ने मुझे बता दिया कि यहाँ पर स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए अब देखिए 666 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं इसको इजीली 6 इंटू 111 लिख देता हूँ। ठीक है, अब 111 के फैक्टर आपको पता होने चाहिए। 111 के फैक्टर जो यहाँ पर होते हैं वो होता है आपका 3 इंटू 37। ठीक है, तो देखिए एक 37 यहाँ था, एक 37 हमें यहाँ मिल गया, एक 3 ये रहा, और एक 3 आपका यहाँ पर मिल जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर पेयर्स देखिए कितने बन रहे हैं, 2 का पेयर है बिल्कुल है, 3 का पेयर है बिल्कुल है, 37 का भी यहाँ पर हमारे पास पेयर है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 37, इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर को हटा दें अगर, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 6 इंटू 37 जो होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6 इंटू 37 यानी कि 3 इंटू 37 क्या आया था हमारा 111, तो 111 इंटू 2 बचा हुआ है, तो ये आपका 222 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप एक बार कमेंट कर दें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इजीली आपका हो गया है, आंसर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए पाइप, अच्छा पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन, और आपके जो टाइम एंड वर्क के होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। अब इसने कहा क्या है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 21 आवर्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन 42 आवर्स। यानी एक जो पाइप है वो टंकी को 21 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप जो है वो भरी हुई टंकी को 42 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए, ठीक है, इफ़ बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टाइम इन आवर इन विच द टैंक विल बी फिल्ड। तो वो टाइम बताइए कि जितने टाइम में उस टैंक को पूरी तरह से फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया एक पाइप है ए जो भरता है, तो भरने वाले में मैं प्लस लगा देता हूँ, जो एक दूसरा पाइप है बी जो खाली करता है, तो इस पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ। ये 21 घंटे में भरता है और ये 42 घंटे में इसको खाली करता है। तो सबसे पहला काम है हमारा इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 42 आएगा,
तो 21 दूनी 42 और 42 एकम 42, यानी कि जो भरने वाला पाइप है उसकी कैपेसिटी 2 है और जो खाली करने वाला पाइप है उसकी कैपेसिटी 1 है। अब ये कह रहा है यानी कि ये खाली करेगा और ये भरेगा। अब सोच कर देखिए कि एक जो पाइप है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। हालांकि 2 लीटर तो बहुत कम होगा 1 घंटे के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर सिर्फ गैस कर रहे हैं कि एक पाइप जो है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है और दूसरा पाइप जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी को खाली करता है। तो अगर हम देखें 1 घंटे में रिजल्ट क्या होगा कि 2 लीटर पाइप ए ने भरा लेकिन दूसरे पाइप ने 1 लीटर खाली कर दिया, तो टंकी में सिर्फ 1 लीटर पानी यहाँ पर भरा जाएगा। तो दोनों को साथ अगर खोला जाए तो 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर ही पानी टंकी में भरा जाएगा और टोटल पानी कितना भरना है हमें 42 लीटर। तो 42 डिवाइडेड बाई 1, आंसर आपका 42 ही आ जाएगा। 42 आवर्स का टाइम इसको यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो टंकी जो है अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो 42 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 35 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 42 डेज। 35 पुरुष एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 42 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो M1 D1 H1 और M2 D2 H2 एकदम ईजी फॉर्मूला है, आप जानते होंगे सभी। क्या M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक है, जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। 35 मैन 6 घंटे में भरते हैं, तो कितने मैन 42 डेज़ में इसको भरेंगे। काट पीट कर लीजिए, 6 सत्ते 42 और 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो 42 दिनों में पूरा करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर। चलते हैं अब नेक्स्ट पोर्शन पर। तो नेक्स्ट पोर्शन है आपका मैथमेटिक्स के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश लैंग्वेज के भी 5 क्वेश्चंस लिए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द प्रोफेसर्स लेक्चर वर सो डैश दैट स्टूडेंट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स अटेंडेड दैम रेगुलरली। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मोनोटोनस, डल, कैप्टिवेटिंग या फिर टीडियस। तो ये कह रहा है कि प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो डैश, प्रोफेसर का लेक्चर इतना ज़्यादा क्या था कि स्टूडेंट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट भी रेगुलरली प्रोफेसर के लेक्चर को अटेंड करते थे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक है, क्या सूटेबल वर्ड है जो यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोनोटोनस का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता है, मतलब बिल्कुल रेगुलरली चलता जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, सिंपली चले जा रहा है, मतलब नॉट चेंजिंग एक तरह से। नॉट एक्साइटिंग के आप उसको ले सकते हैं, नॉट एक्साइटिंग के सेंस में, मतलब कुछ जो चेंज नहीं होता है। तो अगर कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, रिपीटेडली सेम तरीके से होती रहेगी, तो वो थोड़ी सी क्या है आपको बोरिंग लगने लगती है। ठीक है, तो बोरिंग लेक्चर होगा तो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, इसका मतलब मोनोटोनस तो नहीं हो सकता है। उसके बाद डल, डल का मतलब भी नेगेटिव सेंस में ही जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि डल मतलब थोड़ा जो भद्दा टाइप होता है या थोड़ा धुंधला टाइप होता है, उसको भी हम कहते हैं। इसको और इसको भी हम जो नॉट इंटरेस्टिंग या नॉट एक्साइटिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। और उसके अलावा जो टीडीएस का मतलब है वो भी बोरिंग या फिर लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो मतलब कोई काम बहुत ही लंबे समय तक चलेगा तो डेफिनेटली उसमें जो लोग हैं वो बोर होने लग जाते हैं। तो इन तीनों का जो मतलब है वो लगभग सेम ही है, जो बोरिंग की सेंस में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। लेकिन कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से एक्साइटिंग हो और क्या है मोहक हो। हिंदी में अगर कहें तो मोहक और लुभावनी जो चीज़ होती है, या एनचेंटिंग, या इंग्लिश में करें फैसिनेटिंग, जो दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पर जो है कैप्टिवेटिंग आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में कैप्टिवेटिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जंबल पैराग्राफ्स हैं, जंबल जो आपके सेंटेंसेस हैं उनको आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। सच अप्रूवल्स हाउएवर कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो सच अप्रूवल देखिए किसी अप्रूवल की यहाँ पर बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि ए से तो सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो जो है सेंटेंस आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको देखते ही यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ए से किसी अप्रूवल की बात हुई, यानी कि सेंटेंस में यहाँ पर किसी अप्रूवल की बात पहले यहाँ पर की गई होगी, जो कि हम यहाँ पर नहीं आ रही है पहले सेंटेंस में। तो ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये क्लियर हो चुका है। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ मेजोरिटी इन लोकसभा बट नॉट इन द राज्यसभा, द गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू मेक सब्सटेंशियल कंसेशंस टू गेन द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज।
तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा मतलब पढ़ के महसूस हो रहा है कि ये बात बीच में आई है। इफ़ कंडीशन दे रखी है, यानी कि पहले कोई ना कोई बात हमें बताई गई है, तब ये कंडीशन लगाई है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है, तो बी से भी जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो भी यहाँ पर हमें लग रहा है कि हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तीसरा देखते हैं, अ गवर्नमेंट दैट हैज़ द सपोर्ट ऑफ अ डिसिप्लिन्ड मेजोरिटी मे नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ लग रहा है कि सी से हो सकता है, लेकिन डी भी एक बार पढ़ के देखते हैं। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशंस अमंग द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज एंड इवन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। तो दे आर कौन, तो बात यहाँ पर भी ऐसा पढ़ के महसूस हो रहा है कि पहले किसी के बारे में बात हो चुकी है और अब ये इस सेंटेंस में उस बात को उसी से रिलेटेड बात यहाँ पर हो रही है। तो सी ही एकमात्र यहाँ पर ऑप्शन ऐसा है जिससे हम अपने जो सेंटेंस है उसको स्टार्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सी से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है डेफिनेटली वही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अच्छी बात यह है कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सी से स्टार्ट है, तो सी ए डी वी ही हम यहाँ पर लगा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डैश ब्यूटी ऑफ अनटच्ड वाइल्डरनेस लेफ्ट द ट्रेवलर इन यू। तो प्रिस्टाइन आएगा, पोल्यूटेड आएगा, सुलीड आएगा या फिर करप्टेड आएगा। ठीक है, तो कैसी ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ अनटच्ड वाइल्डरनेस, तो पोल्यूटेड, करप्टेड, ये तो देखिए सभी जानते हैं कि ये लगभग देखा जाए तो सेम सेंस में ही आपका यूज़ हो रहा है। करप्टेड भी पोल्यूटेड भी, यानी कि नेगेटिव सेंस में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो नेगेटिव चीज़ को देखकर तो मतलब एक तरह से अचंभित नहीं रह सकते ट्रैवलर्स। तो और सुलीड का मतलब क्या होता है, तो सुलीड का मतलब होता है किसी चीज़ की प्योरिटी या डिग्निटी को डैमेज करना। ये हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। सुलीड का मतलब होता है किसी चीज़ की प्योरिटी और डिग्निटी को डैमेज कर देना। तो यहाँ पर भी ये मतलब देखा जाए तो ये तीनों ही वर्ड जो है ये नेगेटिव सेंस में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जबकि प्रिस्टाइन जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ओरिजिनल या जो प्योर कंडीशन में होता है उसको कहते हैं। तो ऑप्शन ए ही जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड इसमें इन चारों में से एक होगा, वो क्या है, एग्जैजरेट, ग्रैंडियोज, फ्लैम्बोयेंट या फिर डोपलगैंजर। तो एग्जैजरेट देखिए देखने में ही अगर आपने कोई वर्ड पहले पढ़ रखा है ना और उसमें कुछ कमी होती है तो आपको देखने से चाहे पता ना हो कमी क्या है, लेकिन लग जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है। ऐसे ही एग्जैजरेट जो है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, उसकी मतलब कोई चीज़ है नहीं लेकिन उसको फिर भी बहुत ज़्यादा दिखाना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता देना। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना अतिशयोक्ति, एक अलंकार भी होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो एग्जैजरेशन का मतलब भी वही होता है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता देना। ठीक है, बियॉन्ड द नॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल से बियॉन्ड होती है, हाइपरबोलाइज जिसे हम कह सकते हैं, हाइपरबोल। ठीक है, तो एग्जैजरेट की जो सही स्पेलिंग होती है उसमें जी डबल आता है। ठीक है, उसमें जी क्या आता है, डबल आता है। तो इसमें यहाँ पर गड़बड़ है। बाकी ग्रैंडियोज, फ्लैम्बोयेंट और डोपलगैंजर जो है ये आपके यहाँ पर सही है। ग्रैंडियोज के मीनिंग की अगर बात करें तो ग्रैंडियोज का मतलब होता है बिगर और थोड़ा जो अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो आपका ग्रैंडियोज में आ जाता है। फ्लैम्बोयेंट का अगर हम बात करें तो जो थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, या फिर ये कह सकते हैं कि जो जो बहुत ही चटकीला और भड़कीला टाइप होता है। जैसे कहीं शादी वगैरह में आप जाएं तो देखें कोई एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा चटकीला है, भड़कीला कपड़े पहने हुए है, तो उसको फ्लैम्बोयेंट कहा जा सकता है। ठीक है, तो उन कपड़ों को जो मतलब सब में अलग दिख रहा हो, एकदम चमक दमक वाला, इस तरह का। और डोपलगैंजर का मतलब क्या होता है, एक तरह से ये डबल मीनिंग में आपका यूज़ हो जाता है। जैसे रेप्लिका हम कह सकते हैं या ट्विन भी यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं। तो इसकी भी स्पेलिंग जो है वो यहाँ पर एकदम सही है। डोपलगैंजर मतलब जैसे कि कभी कभी ऐसा लगता है, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि विराट कोहली का कोई क्या है हमशक्ल आपको देखने को मिल जाता है। कभी कभी कैमरामैन उस पर फोकस करता है तो उसको डोपलगैंजर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकरेक्टली स्पेल्ड था वो ऑप्शन ए ही था। इसमें आपका डबल जी यहाँ पर आना चाहिए था, EXAGGERATE इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, डबल जी यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन रिमेन्स वन ऑफ
डैश मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंसेप्ट इन बायोलॉजी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आर्टिकल फिल करना है, क्या आर्टिकल आएगा। ए एंड द, आप जानते हैं आर्टिकल 3 ही होते हैं। तो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज में से एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात हो रही है, तो किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। और मोस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों ही ब्लैंक्स में आपका द आएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं। चलते हैं हिंदी वाले सेक्शन पर। हिंदी में देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, उसको क्या कहते हैं, अपद्य कहते हैं, निर्वस्त्र कहते हैं, अधो वस्त्र कहते हैं, या कुर्ता कहते हैं। ठीक है, तो कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र जो है वो आपका कहलाता है अधो वस्त्र। अधो का मतलब होता है नीचे, और वस्त्र का मतलब तो कपड़े होता ही है। ठीक है, और अगर आप बात करें अपद्य की, अपद्य एक आपको ये नया वर्ड लग रहा होगा, तो अपद्य का मतलब होता है जो चीज़ हानिकारक होती है, वर्जित होती है, तो उसको अपद्य कहते हैं। और उसके अलावा एक होता है पथ्य, पे आदत है ये पथ्य। पथ्य क्या होता है, ये शय नहीं है, थे बनाया मैंने, पथ्य। तो पथ्य क्या होता है, पथ्य होता है जो हमारे हेल्थ के कंपेटिबल होता है, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल जो चीज़ होती है वो पथ्य होती है। और अगर अपथ्य आपसे पूछ ले, अपथ्य, तो अपथ्य होती है जो हमारी हेल्थ के अनुकूल ना होकर प्रतिकूल होती है, हमें हमारी हेल्थ के लिए जो हानिकारक होती है वो होती है आपकी अपथ्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। वह सुनने की कोशिश डैश रहा है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित क्रिया शब्द आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी क्रिया यहाँ पर आएगी। गाकर, कर, पहनकर या जाकर। देखिए इससे इजी क्वेश्चन तो क्या ही होगा, कोशिश कर रहा है आएगा, तो ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखित, अब देखिए अभी हमने आपको अधो वस्त्र बताया था, यहाँ पर अधो वर्ड आ गया। अधो मतलब नीचे लिखे गए। ठीक है, तो अधोलिखित विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वायुयान डैश रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, जा रहा है, या उड़ रहा है। तो वायुयान किस किसने बताइए कमेंट में कि किस किसने वायुयान को कूदते हुए देखा है। वायुयान कूद रहा है। ये वायुयान भाग रहा है, किसने भागते हुए देखा है। पुलिस पीछा कर रही है और वायुयान आगे आगे भाग रहा है, किस किस ने देखा है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वायुयान जा रहा है, कहाँ जा रहा है, या वायुयान उड़ रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 4 वायुयान क्या है भाई, वायुयान है तो उड़ेगा ही, उड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य क्रम को चुनिए। क्रम नहीं है, ये क्रम है। ठीक है, शीघ्र चले अगर तुम जाना चाहते हो तो, अगर तुम जाना चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ। अगर तुम शीघ्र चले जाना चाहते हो तो जाओ। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, शीघ्र चले। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का हिंदी का आखिरी प्रश्न, कढ़ी का उबाल मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, कढ़ी का उबाल, कढ़ी आप सभी जानते होंगे एक सब्जी होती है। कढ़ी का उबाल मुहावरे का क्या अर्थ है, अत्यधिक प्रसन्न होना, थोड़े में खुश होना, मामूली जोश, या फिर गुस्से से आग बबूला हो जाना। ठीक है, तो कढ़ी के उबाल का जो मतलब होता है जो बहुत ही थोड़े समय के लिए आपके अंदर एकदम जोश की सी भावना पैदा हो जाती है कि हाँ भाई मैं ये कर दूंगा, और फिर थोड़ी देर बाद ही वो चीज़ एकदम नॉर्मल हो जाती है। तो मामूली जोश जो होता है वो इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, तो कढ़ी का उबाल मतलब मामूली जोश जो होगा वो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ जाता है फिर जनरल अवेयरनेस के। यहाँ पर 5 प्रश्न हमने लिए हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के 5-5 प्रश्न ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन मैं कहाँ से लाया हूँ अपनी ओर से। कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, DSSB का लेवल तो बहुत हाई होता है। तो बाबू एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो एक एक क्वेश्चन इस PDF में नहीं बल्कि जितने भी हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो DSSB के ही किसी ना किसी एग्ज़ाम से उठाए हुए होंगे। ठीक है, अपना बनाया हुआ यहाँ पर शायद ही कोई क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आएँ। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये क्वेश्चन जो है कहीं से भी उठाकर नहीं बल्कि DSSB में आए हुए किसी न किसी क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे भी कि ये क्वेश्चन जो है वो हमने कौन से एग्ज़ाम से कौन से पेपर से लिए हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन रीजन विद मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड एग्जिबिट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और इसकी संरचना बहुस्तरीय होती है। तो यहाँ पर देखिए वनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर वन का पूरा टॉपिक तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं आपको, क्योंकि अलग से इस पर एक वीडियो बनाई जा सकती है, अलग से आपको वनों के बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें हम बस उतनी ही जानकारी आपको देंगे जितने की ज़रूरत आपको है। तो वर्षा के आधार पर जो है वन कई प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या जिन्हें पतझड़ भी कहते हैं, सदाबहार, कांटेदार और पर्वतीय वन। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ पर होती है वो होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पर वर्षा होती है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उनको कहते हैं। और इनमें क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं। डेंस मतलब बहुत ही सघन होते हैं, बहुस्तरीय होते हैं। बहुस्तरीय मतलब मल्टी लेयर्ड होते हैं, और उसके अलावा ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, यानी साल भर ये हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। इनके पत्ते नहीं गिरते हैं। और अगर बात की जाए कि ये आपके कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये भारत में आपके जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। पश्चिमी घाट वाला जो इलाका है, और उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर भी आपको सदाबहार वन देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर बात करें कि इसमें आपको कौन कौन से पेड़ जो हैं वो सदाबहार वनों में देखने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पर आपका रोजवुड है, महोगनी है, इबोनी, कटहल, सुपारी, जामुन, सिनकोना, रबड़, बांस आदि जो है ये आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें कि कौन कौन से स्टेट में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, तो भाई आपका असम हो गया, असम के अलावा अरुणाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल के अलावा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान आदि में, और पश्चिमी घाट पर तो मैंने आपको बताई है, वहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी ये आपके सदाबहार वन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा सघन जो ये सदाबहार वन है वो कहाँ पर है, तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो डेंस एरिया है सदाबहार वनों का, एवरग्रीन फॉरेस्ट का, वो कहाँ पर है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपको आई होप की बहुत सारी जानकारी मिली होगी। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं बाकी के बारे में भी, तो जहाँ पर आपकी जो वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उनको पर्णपाती वन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णपाती वन, यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट उनको कहा जाता है, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो ये फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है फॉरेस्ट का। मतलब एक 20 से 25 मिनट की वीडियो आसानी से इस पर और बड़ी लंबी हो जाएगी 20 से 25 मिनट, अगर मैं सारे वनों के बारे में आपको यहाँ पर बताने लगता हूँ। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो होते हैं, जिसे मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है, वो कहाँ पर होते हैं? मतलब उसमें अगर मैं वर्षा का आपको लेवल बताऊँ तो 50 सेंटीमीटर से जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। और ये इनका जो विस्तार है ज़्यादातर वो आपका राजस्थान और दक्षिण पश्चिम पंजाब और दक्षिण पश्चिम हरियाणा के अलावा तेलंगाना और कर्नाटक में एक अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वनों के बारे में जो भी आपकी थोड़ी सी जानकारी थी ये दे दी है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका पहला होगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तो आपके सदाबहार वन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, दूसरा क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्टीट्यूड डू कॉनिफोरस ट्रीज सच एज पाइन एंड सीडर बिकम प्रीडोमिनेंट इन माउंटेन फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर पर्वतीय वनों में चीड़ और देवदार जैसे शंकुधारी वृक्ष प्रमुख हो जाते हैं? तो एल्टीट्यूड के बेस पर अगर देखा जाए तो पर्वतीय वनों की यहाँ पर बात हो रही है, जो माउंटेन फॉरेस्ट है आपकी उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो पर्वतीय वनों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये हिमालयी क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं शीतोष्ण वन कहा जाता है। और उसके अलावा जो 2000 से 3000 की ऊंचाई पर पाए जाते हैं वो आपके कोणधारी वन होते हैं, कोणधारी या जिसको शंकुधारी वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें 1500 से 3000, क्योंकि 1000 से तो ऊपर ही रहेगा, तो आपका जो आंसर होगा वो 1500 से 3000 वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन 1500 टू 3000 मीटर्स, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवदार और चीड़ जैसे वृक्ष जो पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 का जो संयुग्मी अम्ल है वो क्या है? ठीक है, तो एसिड पूछा है यहाँ पर, तो कॉन्जुगेट एसिड जो होता है इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आपको किसी भी
कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, कॉन्जुगेट एसिड, और एक होता है कॉन्जुगेट बेस। तो जब भी आपको कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो आप उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे H+, ठीक है। और जब भी आपको कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो आप उसमें से माइनस कर देंगे H-। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे कि आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर NH3 है, तो NH3 में यहाँ पर एसिड पूछा है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, +H+, यानी कि H+ जो है वो ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा NH4+ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका संयुग्मी अम्ल यानी कॉन्जुगेट एसिड हो गया NH3 का, अमोनिया का, ठीक है। और अगर इसका आपसे पूछ लेता कि कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो हम इसमें से फिर जो H- है वो रिमूव कर देते, तो फिर हमारा यहाँ पर क्या बचता, तो ये हमारा बच जाता, जैसे NH3 है, NH3 - H+, अगर हम इसको करते तो ये हमारा यहाँ से, क्योंकि एक H चला जाता तो फिर ये हमारा NH2 और इस पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता, ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो जाता, ठीक है, यानी कि संयुग्मी क्षार ये हमारा हो जाता है NH3 का। तो ये एक छोटी सी ट्रिक होती है, इसको भी आप याद रखेंगे, किसी का भी आपसे पूछ सकता है, जैसे ये NH3 का था, इसी तरह से H2SO4 का भी पूछ सकता है आपसे, किसी का भी पूछ सकता है, तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज ऑफ अप्रैल 2024 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन हु विजिटेड न्यू दिल्ली इन February 2025। तो इसने पूछा है कि अप्रैल 2024 तक यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने फरवरी 2025 में नई दिल्ली का दौरा किया। जस्टिन ट्रूडो थे, एंटिनो गुटेरेस थे, डेविड मालपास थे, या फिर उर्सुला वॉन डर लायन थे। तो इसका जो सही आंसर है भाई, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, वो है आपकी उर्सुला वॉन डर लायन, ठीक है। उर्सुला वॉन डर लायन जो है वो आपकी वर्तमान में भी ये हैं, ठीक है, क्योंकि वर्तमान का भी आपको याद रखना है, अभी 2026 चल चुका है, लेकिन अभी तक भी ये ही प्रेसिडेंट हैं किसकी, यूरोपियन कमीशन की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जस्टिन ट्रूडो कौन है, तो ये उस टाइम पर कनाडा के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी ये कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं है। अब कनाडा के पीएम कौन है, तो अब हैं आपके मार्क कार्नी। कौन है, मार्क कार्नी, ये आपके नए कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें एंटोनियो गुटेरेस की, तो ये कौन है, ये यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस जो है ये कौन है, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं। और डेविड मालपास जो है ये कौन है भाई, डेविड मालपास ये वर्ल्ड बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। डेविड मालपास कौन है, वर्ल्ड बैंक के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, जो 2019 से लेकर और 2023 तक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रहे। अब आपसे ये पूछ सकता है कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, विश्व बैंक के, तो वो हैं भाई आपके अजय बग्गा। कौन है, अजय बग्गा, बग्गा नहीं, बंगा, ठीक है, जो 2023 से लेकर और अब तक बने हुए हैं आपके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन और तैयार हो गए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन हमने किस पेपर से लिए हैं। तो आखिरी क्वेश्चन आपका भारत की फसलों से रिलेटेड है। तो विच मंथ आर टिपिकली एसोसिएटेड विद दी खरीफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। भारत में खरीफ फसल के मौसम के लिए आमतौर पर कौन से महीने चुने जाते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो फसलें होती हैं वो आपकी खरीफ, रबी और जायद 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो जो आपकी रबी की फसल होती है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर में उसकी बुआई होती है। पहले हम बात करते हैं खरीफ की, क्योंकि क्वेश्चन में खरीफ पूछा है। तो खरीफ की फसल जो है उसकी जो बुआई होती है, वो आपकी जून जुलाई में होती है, ठीक है। और उसकी जो कटाई है वो आपकी सितंबर से लेकर अक्टूबर तक हो जाती है। यानी देखा जाए तो जून से लेकर अक्टूबर तक का जो महीना है वो खरीफ की फसल के लिए यहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। जून से लेकर अक्टूबर तक आपकी खरीफ की फसल है। तो फसल के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर और जान लेते हैं अब, क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन है, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी। एडिशनल क्या है, ये तो आप बहुत सारे बच्चे जानते ही हैं इन फसलों के बारे में, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को इनमें कन्फ्यूज़न रहता है अक्सर, तो थोड़ा सा इसका रिविज़न हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो खरीफ, रबी और जायद 3 फसलें होती हैं।
तो खरीफ के बारे में हमने देख ही लिया है कि ये जून जुलाई में बोती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो धान, मक्का, बाजरा, मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, गन्ना आदि जो होती हैं, ये होती हैं आपकी खरीफ। खरीफ के बाद जायद की फसल पर हम बात करते हैं। ठीक है, वैसे सबसे पहले रबी बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वो साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है। जायद की जो फसल होती है वो आपकी फरवरी और मार्च में उसकी बुआई होती है और कटाई आपकी अप्रैल मई में होती है। अप्रैल मई में होती है। और उसमें आपकी कौन कौन सी जो फसलें हैं वो होती हैं? तो वो तरबूज, खरबूजा और ककड़ी, खीरा, लौकी, कद्दू, ये जो होते हैं ये आपके जायद की फसल में आ जाते हैं। अगर हम बात करें रबी की फसल की, तो रबी की फसल जो होती है आपकी वो अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में वो काट ली जाती है। मार्च अप्रैल मई तक वो मतलब काट ली जाती है बसंत ऋतु में। तो इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसल जो होती है आपकी गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू आदि जो होती हैं, ये आपकी रबी की फसलें होती हैं। तो आई होप कि फसलों के बारे में भी आपको यहाँ पर एक क्विक रिवीजन, अगर मैं बोलूँ तो क्विक रिवीजन आपका हो गया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। क्या हम इसी तरह से और भी प्रैक्टिस सेट्स को कंटिन्यू करें या फिर कुछ और सुधार की ज़रूरत है? आपके सजेशंस का ये अपने बनाए हुए क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हुए थे जो DSSB के एक पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।